हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम सौरभ मुखर्जी की बुक डायमंड्स इन द डस्ट के चैप्टर 5 का रिव्यू करेंगे, जो कि है व्हाट टू बाय पार्ट 3 मास्टर्स ऑफ कैपिटल एलोकेशन। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एक बिजनेस जो कैश फ्लो जनरेट करता है उसका क्या करना चाहिए। ये बहुत क्रूशियल है कि जो कैश है वो उन जगहों पे इन्वेस्ट हो जहाँ से उस बिजनेस को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा ही रिटर्न मिले। इन कैपिटल एलोकेशन डिसीजन से ही बिजनेस की फ्यूचर वैल्यू क्रिएट होती है। की क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में हम आंसर करेंगे वो है, कंपनी के कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस को रिव्यू कैसे करें और क्या क्या रिस्क देखने चाहिए जब कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस आप एनालाइज करें। तो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ फ्री कैश फ्लो। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि आरओसी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिफरेंस होता है बिजनेस का फ्री कैश फ्लो, लेकिन आरओसी कैश फ्लो से कैसे लिंक्ड है। एक सिंपल तरीका है आरओसी और फ्री कैश फ्लो में लिंक समझने का कि उसकी कैलकुलेशंस को की कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करें, जहां आरओसी को ऐसे एक्सप्रेस किया गया है, आरओसी इज इक्वल टू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को जो बिजनेस ने प्रॉफिट या रिटर्न अर्न या जनरेट किया है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि इसमें एबिट कंसिडर किया गया है, ना कि एबिटा, जो कि कैश फ्लोज को मेजर करने का बेटर वे है। तो इफेक्टिवली एबिट वो कैश प्रॉफिट है जो ग्रोथ केपेक्स के बिना अर्न होता है। इस कैश प्रॉफिट से बिजनेस कैपिटल प्रोवाइडर को पे कर सकते हैं, जो कि है लेंडर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स। और सिर्फ अगर एबिट ज़्यादा है जो अमाउंट कैपिटल प्रोवाइडर्स को देना है उससे, तभी बिजनेस सरप्लस फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगा। और जब बिजनेस सरप्लस कैश जनरेट करेगा तब ही वो कैपेसिटी एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर पाएगा और रेवेन्यूज़ और अर्निंग्स ग्रो कर पाएगा। इसे आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। एक कंपनी की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये डिसाइड करना कि कैसे वो बिजनेस जो फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है उसका बेस्ट यूज़ हो। अगर एक कंपनी अपने बिजनेस में सफिशिएंट ग्रोथ देखती है तो वो फ्री कैश के एलोकेशन को बिजनेस में री इन्वेस्ट करने में प्रायोरिटी देती है। ये इन्वेस्टमेंट दोनों फ्यूचर ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को डीपन करने के लिए होता है। कंपनी की मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये साइकिल चलती रहे, जो इस चार्ट में दिखाया गया है। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना जिससे हाई आरओसीज अर्न हो, जिससे फ्री कैश फ्लो जनरेट हो जो कि फिर से री इन्वेस्ट किया जाए ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ज़्यादा बने। जहाँ पे आरओसी कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, वहाँ फ्री कैश का सेंसिबल यूज़ नहीं हो रहा। इसलिए एक कंपनी की मैनेजमेंट को राइट इन्वेस्टमेंट्स आइडेंटिफाई करना और अपने कैपिटल को उन प्रोजेक्ट्स में एलोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ बिजनेसेस जिनका डीप मोट होता भी है वो भी मार्केट की साइज़ में कंस्ट्रेन हो जाते हैं। एक पॉइंट के बाद फ्री कैश फ्लो की क्वांटिटी जो रीडिप्लॉयमेंट के लिए थी वो उस अमाउंट को भी पार कर जाती है जो बिजनेस को ग्रो होने के लिए चाहिए थी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की एब्सेंस में मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो फ्री कैश को शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड्स और थ्रू बायबैक से रिटर्न कर दे। हालांकि जो स्मार्ट मैनेजमेंट टीम्स और कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स है वो अपने आप को इस लैक ऑफ प्रिवेलिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ से रोकते नहीं हैं। वो नई जगहों को ढूंढते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए इन मैनेजमेंट टीम्स को ढूंढना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत क्रूशियल है, और ये चीज़ बनाती है कैपिटल एलोकेशन को मार्सलेस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क का थर्ड पिलर। अब बात करते हैं अ फ्रेमवर्क टू एसेस एलोकेशन डिसीजंस। बिजनेस एक्सपेंशन चाहे नए मार्केट में हो या नए प्रोडक्ट्स में, एक दो धारी तलवार ही है। सारी कंपनीज बिना किसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ही नए प्रोडक्ट या मार्केट में शुरू करती है। द केलॉग्स कंपनी यूएसए ने अपना ब्रेकफास्ट सीरियल लॉन्च किया था इंडिया में इन 1994, लेकिन 2 डिकेड्स के बाद भी केलॉग्स को लिमिटेड सक्सेस ही मिली इंडियन ब्रेकफास्ट प्लेट का रेगुलर पार्ट बनने में। नए प्रोडक्ट्स को क्रैक करना तो और डिफ़िकल्ट होता है। 2009 में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर, जो उस टाइम के हॉर्लिक्स के मेकर्स थे, वो इंस्टेंट नूडल्स मार्केट में एंटर हुए। 10 साल के बाद भी हॉर्लिक्स का फूडल्स एक मार्जिनल प्लेयर ही रहा इस कैटेगरी में। तो फिर इन्वेस्टर को मैनेजमेंट के कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस को कैसे एसेस करना चाहिए। पहला स्टेप है कि न्यू ग्रोथ स्ट्रैटेजी में कितना रिस्क है वो एसेस करें। फेलियर और सक्सेस के क्या चांसेस हो सकते हैं। एक बार आपके पास रिस्क का असेसमेंट आ गया, दूसरा स्टेप होगा कि उस स्ट्रैटेजी को देखना कि कितना क्वांटम ऑफ कैपिटल वो मैनेजमेंट चाहता है टू एलोकेट टूवर्ड्स अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के रिस्क को एसेस करने के लिए एंसॉफ मैट्रिक्स एक अच्छी जगह है शुरू करने के लिए। ये टूल सोर्सेस ऑफ ग्रोथ को कंसिडर करता है, जो कि या तो नए प्रोडक्ट से आए हो या नए मार्केट से। जैसा कि इस मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ से सारी कंपनीज शुरू होती है,
जिसको कोर बिजनेसेस कहते हैं। एक बार जब मार्केट डोमिनेंस अचीव हो जाता है या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फुल्ली एक्सप्लॉइट हो जाती है इन कोर बिजनेसेस में, तो नेचुरल प्रोग्रेशन होता है एक कंपनी का, या तो वो अपने प्रोडक्ट्स को नए मार्केट में लाए या अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करे सेम मार्केट में ऑपरेट करते हुए। दिस शुड बी फॉलोड बाय अचीवमेंट ऑफ डोमिनेंस इन न्यू मार्केट्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स। ग्रोथ स्ट्रैटेजी की सक्सेस उन पर डिपेंड करती है कि वो कितने अच्छे से एग्जीक्यूट हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इतना आसान नहीं होता फोरकास्ट करना। एक कंपनी अपनी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को डैमेज किए बिना टेस्ट मार्केटिंग या लिमिटेड लॉन्च कर सकती है जिससे उनको कस्टमर फीडबैक मिल जाए। जैसे एचडीएफसी कोई भी अपना नया प्रोडक्ट कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे टेस्ट करती है और फिर सारे अपने एलिजिबल एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ऑफर करती है। इसके बाद ही वो अपना प्रोडक्ट वाइडली लॉन्च करती है। इससे कंपनीज लोअर रिस्क से प्रोडक्ट ग्रो कर पाती है। दूसरा एग्जाम्पल है कोका कोला इंडिया का प्लान डेयरी बेस्ड सेगमेंट में एंटर करने का। जनवरी 2016 में कंपनी ने वियो ब्रांड का फ्लेवर्ड मिल्क चालू किया था। फर्स्ट फेज में वियो सिर्फ रिलायंस रिटेल के 500 स्टोर्स में अवेलेबल कराया गया। अगर सक्सेसफुल होता तो वियो को पूरे देश में लॉन्च किया जाता, लेकिन वह प्रोडक्ट फेल हो गया और कोका कोला को वो प्रोडक्ट वापस लेना पड़ा। कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस को करते हुए इन्वेस्टर्स ये पता कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कॉशियस और आगे बढ़ने वाले डिसीजंस ले रही है नए प्रोडक्ट या नए मार्केट में। कोका कोला की स्मार्ट थिंकिंग थी कि उसने पैन एंट्री नहीं ली डेयरी सेगमेंट में, जहाँ पे उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी नहीं था और वो सेगमेंट ऑलरेडी अमूल और ब्रिटानिया जैसे ब्रांड से डोमिनेंट था। अब रिस्क की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट और मार्केट एक्सपेंशन आर रिस्की। प्रोडक्ट या मार्केट एक्सपेंशंस ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एक्सपेंशंस वो होते हैं जो इंटरनली करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का एक्सपेंशन होना या रिटेल स्टोर्स को बढ़ाना। इनऑर्गेनिक एक्सपेंशंस को अचीव किया जाता है बाय मर्जर, एक्विजिशंस और टेकओवर्स, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी खरीदना। जिन सेक्टर्स में मार्केट शेयर्स फ्रेगमेंटेड होते हैं वहाँ इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन ग्रोथ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। टाइम के साथ जिनका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है इन फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज में, वो वीकर प्लेयर्स को एक्वायर कर लेता है जो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कवर नहीं कर पाता। मार्केट या प्रोडक्ट एक्सपेंशन हालांकि ट्रिकी हो सकता है जब एक कंपनी एक अनफेमिलियर ओवरसीज मार्केट में एंटर करने की कोशिश करे, और वो भी एक लोकल प्लेयर को एक्वायर करके। बहुत सी इंडियन कंपनीज ने सरप्लस कैपिटल लगाया है इंटरनेशनल एक्सपेंशंस में, जैसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अफ्रीका, इंडोनेशिया और लैटिन अमेरिका में, पिडिलाइट ने ब्राज़ील, यूएस और मिडिल ईस्ट में, मैरिको ने मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका में, भारती एयरटेल ने अफ्रीका में। इन ओवरसीज एक्विजिशन के आरओसीज का एनालिसिस बताता है कि कैसे ये इंटरनेशनल एक्विजिशंस ने अच्छा किया है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आई है इस एनालिसिस से। पहला, एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो स्टैंड अलोन बिजनेसेस से जनरेट हुआ है वो इंटरनेशनल एक्विजिशंस में लगा दिया गया, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। दूसरा, इन बिजनेसेस के डोमेस्टिक फर्म्स ने आरओसीज बहुत ज़्यादा जनरेट किया उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, किसी में 50% से भी ज़्यादा। ये बताता है कि इन फर्म्स ने स्ट्रॉन्ग मोड बनाया है इंडिया में, जैसा कि आप इस चार्ट से देख सकते हैं। तीसरा, इन फर्म्स का इंटरनेशनल बिजनेस का आरओसी बहुत ही कम जनरेट हुआ है उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ये बताता है कि इनके वीक मोड्स हैं इंटरनेशनल बिजनेसेस में, जो कि आप इस चार्ट से देख सकते हैं। ये एनालिसिस बताता है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रैटेजी हमेशा फ्री कैश का सही यूज़ करना नहीं हो सकता। बहुत से रीजंस हो सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के फेल होने के। एक अननोन ओवरसीज ज्योग्राफी में बिजनेस को मैनेज करना मे रिक्वायर अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो वो कंपनी अपनी होम टेरिटरी में ऑपरेट करती है उससे। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन पोजेस द बिगेस्ट रिस्क। एंस ऑफ मैट्रिक्स से ये एविडेंट हो गया कि रिस्की स्ट्रैटेजी है न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। उन डाइवर्सिफिकेशन में ना ही सिर्फ लार्ज कैपिटल कमिटमेंट्स चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट बैंडविड्थ का डिस्प्रपोर्शनेट शेयर भी डिमांड करता है। इस स्प्लिट फोकस से कोर बिजनेस को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर उस बिजनेस का एंट्री बैरियर वीक करेंगे। एक अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में जाने से कंपनी दो चीज़ें में हैंडीकैप रहती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की कमी होना नए प्रोडक्ट और नए मार्केट में। बहुत मुश्किल होता है सस्टेनेबल एडवांटेजेस बनाना, जिससे वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस रिटर्न्स कमा पाए इस बिजनेस के नए एरिया में। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स और सिंगल प्रोडक्ट और मार्केट में फोकस कंपनीज के आरओसीज को कंपेयर किया गया है। जो कॉन्ग्लोमरेट्स इस टेबल में दिए हैं वो एक्चुअली बेटर मैनेज इंस्टेंसेस है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के। भले ही इन कॉन्ग्लोमरेट्स के लो आरओसीज हो, लेकिन इनके बिजनेस एक्सपेंशंस में कोई डिजास्टर्स इफेक्ट नहीं हुआ है। कॉन्ट्रास्ट टू दिस, इस टेबल में वो कंपनीज है जो या तो खत्म हो चुकी है या उनके ओरिजिनल प्रमोटर्स ने वो बिजनेस बेच दिया है।
तो बात करते हैं डार्क साइड ऑफ कैपिटल एलोकेशन। जैसा कि डिस्कस किया कि कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस कंपनी की मैनेजमेंट लेती है, लेकिन कुछ केसेस में ये डिसीजंस कंपनी का प्रमोटर भी लेता है। वो डिसाइड करता है कि फंड्स को कौन से बिजनेसेस में लगाना है। जब प्रमोटर एक से ज़्यादा बिजनेसेस ओन करता है तो एक रिस्क रहता है। जब वो एक बिजनेस जो अच्छा कर रहा है उससे कैपिटल उठा के दूसरे बिजनेस में लगा देता है जिसको फंड्स की ज़रूरत है। यूजुअली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन कुछ डेस्परेट प्रमोटर्स होते हैं जो कोई तरीका निकाल ही लेते हैं इन बोर्ड डिसीजंस को बाईपास करने का। इसलिए एक इन्वेस्टर को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए कि क्या उसके प्रमोटर के मल्टीपल बिजनेसेस है या नहीं, या उसकी शेयर होल्डिंग कंपनी से कंपनी में अलग है, और क्या उनको किसी कंपनी से कुछ मिल रहा है जहां उनकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा है। इसका एग्जाम्पल है सत्यम कंप्यूटर्स का, जो कि हमने चैप्टर 2 के रिव्यू में देखा था कि कैसे कैपिटल एलोकेशन गलत गया था और कितनी हद तक एक प्रमोटर जा सकता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस एवेल्युएट करें तब इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए जो एलोकेशंस हुए हैं प्रमोटर लेवल और कंपनी लेवल पे। ह्यूमन कैपिटल द मोस्ट क्रिटिकल एलोकेशन डिसीजन। ह्यूमन कैपिटल इज द प्रेशियस कैपिटल ऑफ अ कंसिस्टेंट कंपाउंडर, क्योंकि वो लंबे समय तक के लिए एक फर्म नर्चर करता है। लेकिन जैसे टाइम बढ़ता है कुछ इंडिविजुअल्स या तो रिटायर हो जाते हैं या रिज़ाइन कर लेते हैं। इसलिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को सस्टेन करने के लिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर को सक्सेशन प्लानिंग की ज़रूरत है। ये एक प्रोसेस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के डीएनए में पहले से होना चाहिए। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये सक्सेशन प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजिंग होता है एट मल्टीपल लेवल्स। जैसे कोई बिजनेस छोटा है तो वो उसके लीडर से रन कर सकता है जो सारे डिसीजंस ले, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ती है तो उस लीडर को इनसिक्योरिटी होती है अपना कंट्रोल छोड़ने से, क्योंकि फर्म ने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना लिया होता है। और अगर एक लीडर लेयर बना देता है सीएक्सओस की और उनको ट्रेन करता है एज पोटेंशियल सक्सेसर्स, तो भी रिस्क होता है कि वो ट्रेन सीएक्सओस अगर टॉप जॉब नहीं मिली तो वो फर्म को छोड़ के जा सकते हैं दूसरी फर्म में। इसलिए सही टाइमिंग एक सक्सेसर को आइडेंटिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सक्सेसर को जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया तो एट्रिशन का रिस्क हो सकता है दूसरे कैपेबल सीएक्सओस में, और अगर सक्सेसर को लेट आइडेंटिफाई किया तो दूसरे सीनियर मैनेजर्स ये सोचेंगे कि वो अंडर प्रिपेयर्ड है और उसमें ट्रस्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से बिजनेसेस है इंडिया में जो प्रमोटर की फैमिली चलाती है। उनमें वो प्रमोटर्स अपने बच्चों को ही सक्सेसर बनाने की सोचते हैं। उन प्रोफेशनल्स को मौका नहीं देते जिन्होंने 20 से 30 साल काम किया है और बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है जिनको। ऐसे चैलेंजेस अगर ठीक से एड्रेस नहीं होते तो इससे स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स हो सकती है, एम्प्लॉय कल्चर खराब हो सकता है और ग्राउंड लेवल पे कैपिटल एलोकेशन में गलती हो सकती है। एक इन्वेस्टर की समझ कंसिस्टेंट कंपाउंडर में सक्सेशन की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, उनमें ये 4 कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। पहला, डिसेंट्रलाइजेशन का एविडेंस होना पावर और अथॉरिटी में, बिजनेस एग्जीक्यूशन और कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस में। दूसरा, सीएक्सओस की क्वालिटी और टेन्योर इन ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट और इंडिपेंडेंस। और चौथा, सक्सेशन के एग्जीक्यूशन का हिस्टोरिकल एविडेंस होना चाहिए एट सीएक्सओ लेवल बिना किसी एडवर्स इम्पैक्ट के ऑर्गेनाइजेशन में। एशियन पेंट्स और एचडीएफसी बैंक प्राइम एग्जाम्पल्स है जो सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है सक्सेशन प्लानिंग फ्रेमवर्क के। तो दोस्तों, ये इस चैप्टर के कुछ की टेक अवेज है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए